रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरी सीरीज हम कर रहे हैं, तो आज हम इसमें करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो है वो काम करते हैं, यानी जो एयर है हमारी बॉडी में कहाँ से होकर, जिस मार्ग से होकर जाती है, तो वो हम पूरा पढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ से होकर जो है एयर जाती है, कौन कौन से ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन में काम आते हैं, और गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, यानी CO2 और ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो वो भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कुछ वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, यानी लंग्स के वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी के सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर हम एरोबिक एनोरबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे, और सेलुलर रेस्पिरेशन ही इंटरनल रेस्पिरेशन को बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम सिंपली रेस्पिरेशन क्या होता है और कौन से ऑर्गन उसमें काम करते हैं, और बाकी लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी ये सब चीजें एक्स्ट्रा हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रेस्पिरेशन होता क्या है। अब रेस्पिरेशन एक तो होता है, देखिए हमने सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं, O2 या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जब आगे जाकर खाने के साथ मिल जाती है, यानी फूड का, खाने का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। यानी सांस लेने से लेकर एनर्जी मिलने तक का पूरा प्रोसेस हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन जो होती है इनवॉलेंटरी प्रोसेस होती है, ये हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट रहता है, उसके द्वारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है। और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी कैटाबॉलिक क्या है, बड़े मॉलिक्यूल जो है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें क्या मिलती है। अब रेस्पिरेशन कि एंड प्रोसेस में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, और ग्लूकोज से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो हम ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यानी ये हमारा क्या है, फूड है। ये जो खाना है वो पचने के बाद क्या है, ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज जो है जब हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है, छोटी आंत में, खाना जैसे हम खाते हैं और जब खाना डाइजेस्ट होता है तो खाना छोटी आंत से बचा हुआ खाना ऑब्जर्व कर लिया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जो बाद में ब्लड में पहुंच जाता है, और फिर ब्लड में ही हमारे क्या रहेगी, ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। फिर वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी, तो वो क्या बनाएगी, हमारी एनर्जी बनाएगी। और ये हमारे टूट के कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और प्लस वाटर भी इसमें बनेगा, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। तो इस ये पूरी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज जो है वो टूट टूट कर बाद में क्या बनाएगा, एनर्जी भी हमें देगा, और जिसके एंड में हमें वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर हमारे शरीर से निकाल दिया जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, हमारा नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन एंड टिश्यू का होता है, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। यानी कि वो पूरा सिस्टम जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, वो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सबसे पहले देखिए इसमें नोज हेल्प करता है। हम सांस जब लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं। सांस हम मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नाक से सांस लेना सही तरीका रहता है, क्योंकि नाक में हमारे हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, जो कि सांस को हमारे सही तरीके से अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे नेजल कैविटी के अंदर। तो उसके बाद है लाइरेंक्स होता है, उसके बाद ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ से होते हुए वायु जो है वो अंदर चली गई, हमारी नोज से होते हुए जाएगी, ट्रेकिया से होते हुए फिर ये दो पार्ट में ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है, हमारी ब्रोंकियाई में बदल जाती है, लेफ्ट और राइट लंग्स तक जाती है, और फिर लंग्स के ही अंदर क्या हमारा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पर होगा, लंग्स के अंदर, लंग्स के एल्वोलाई के अंदर होता है। तो ये है पूरी प्रोसेस, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले है नोज या नेजल कैविटी। देखिए नेजल कैविटी, हम सांस लेते हैं यहाँ से होते हुए, सबसे पहले तो सांस नेजल कैविटी के अंदर क्या हमारे हेयर होते हैं, सीलिया होता है, क्योंकि एयर को फिल्टर करने का, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ बहुत सारे धूल कण बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले नाक, नेजल कैविटी के अंदर हेयर और सीलिया जो रहते हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं,
और म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें रहती है। तो ये म्यूकस का क्या काम रहता है, ये एयर को प्यूरिफाई करता है, यानी म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ रहेगा जिसमें सारे धूलिकण बैक्टीरिया जो है चिपक जाएंगे, और जो एयर है वो एयर को बेट करने का या मॉइस्ट रखने का या बेट करने का भी काम करता है, ताकि जो एयर का टेम्परेचर है इक्वल हो जाए बॉडी टेम्परेचर के, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। एयर को ये इक्वल करता है बॉडी टेम्परेचर के। तो ये भी एक काम रहता है नेजल कैविटी के अंदर। और इसके बाद है फाइरेंक्स। तो फाइरेंक्स देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉमन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में, दोनों के लिए ये काम रहता है, यानी कि ये यहाँ से हमारी फूड पाइप जाती है, ये हमारी विंड पाइप है। तो ये जो है कॉमन है दोनों के बीच में। यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी भाग है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग है। यहाँ से होते हुए ही, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ से होते हुए ये जाएगी हमारी विंड पाइप में, और खाना अगर खाएंगे तो ये भी यहाँ से ही होते हुए जाएगा हमारी विंड पाइप, सॉरी, फूड की पाइप के अंदर। तो ये रिसीव करता है दोनों ही, फूड को भी और एयर को भी। फिर नेक्स्ट है लाइरेंक्स। लाइरेंक्स हमारा यहाँ पर ये देखिए, एयर हमारी पहले नोज से होते हुए फाइरेंक्स में यहाँ पर चली गई, और वहां से होते हुए हमारी आगे कहाँ पर जाएगी, लाइरेंक्स में जाएगी। और लाइरेंक्स हमारे गले के पास देखिए, तिखा सा आपको फील होगा अगर टच करके आप देखेंगे तो, ये हमारा लाइरेंक्स होता है। इसको ही वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, साउंड प्रोड्यूस करना। इसका मेन काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना, तो इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। और लाइरेक्स के ही अंदर क्या रहते हैं, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड रहता है, जो कि वोकल कॉर्ड के ऊपर जितनी टेंशन हम लगाएंगे तो पिच उतनी ही ज्यादा, वॉइस की पिच उतनी ही ज्यादा रहेगी जितना टेंशन वोकल कॉर्ड के ऊपर लगेगा। तो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है फीमेल एंड मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर जो लेंथ रहती है वो 12.5 से लेकर 17.5 mm लंबी होती है, और मेल्स के अंदर 17.5 से लेकर 25 mm के बीच में ये रहती है, और ये वेरी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि मेल के अंदर जो वोकल कॉर्ड की लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और लाइरेक्स का मेन काम क्या है, हमारा साउंड प्रोड्यूस करना। अब लाइरेक्स के ऊपर ही क्या रहता है, हमारा एपिग्लोटिस रहता है। लाइरेक्स के बिल्कुल ऊपर ही हमारे एपिग्लोटिस रहता है, और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, ये हमारे सांस की नली में खाना एंटर करने से रोकता है। एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो खाना खाते समय सांस की नली को बंद कर देता है। लाइरेक्स के बाद जो एयर है हमारी ट्रैकिया के अंदर जाएगी, यानी ट्रैकिया से होते हुए ही एयर हमारी लंग्स तक जाएगी। ये हमारी क्या है, पूरी ट्रैकिया है। और इसको ही विंड पाइप या सांस की नली भी बोला जाता है। और इसमें ही यहाँ पर इस तरह से सी शेप के रिंग बने रहते हैं, ये कार्टिलेज के रिंग बने हुए होते हैं, सी शेप के होते हैं। 15 से 20 यहाँ पर ये रिंग्स होते हैं किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। और इसका काम क्या होता है, ये काम करता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। कौन, ये जो ये कार्टिलेज लगे रहते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते, कोलैप्स होने से रोकता है ट्रैकिया को, ये कार्टिलेज। और ट्रैकिया की जो डायमीटर है वो 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, किसका, विंड पाइप का। और लेंथ कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर या 4 इंचेस लेंथ होती है। और आगे ये ट्रैकिया जो है वो लंग्स में जाकर एंटर कर जाती है। यानी लंग्स जो है वो मेन होता है, मेन ऑर्गन है हमारी रेस्पिरेशन का। और लंग्स हमारे दो होते हैं, ये वाला हमारा राइट है, यह राइट लंग, और ये वाला है लेफ्ट लंग। राइट एंड लेफ्ट लंग होते दो होते हैं, और जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। कंपैरिजन के तौर पे देखें तो राइट लंग से लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट के लिए प्लेस होता है, यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं, कार्डियक नॉच। तो ये जो जगह होती है किस लिए होती है, हार्ट के लिए। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, हार्ट है, और लंग्स के बीच में यहाँ पर जो जगह रहती है, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ट्रैकिया जो है वो लंग्स में आगे ब्रोंकाइज में यहाँ पर बदल जाती है। ब्रोंकाइज यानी यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये जो एंटर कर रहा है हमारी विंड पाइप लंग्स में, तो ये हमारी क्या है, ब्रोंकाई। यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये आगे जब आगे डिवाइड हो जाती है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई इसको बोलते हैं, इस तरह से ही आगे डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई में। और आगे ये किस में बदल जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जाल सा ये बना हुआ है, छोटे छोटे, ये ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके क्या है, बदल जाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आगे सबसे एंड में क्या होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि एल्वोलाई बोला जाता है। और इसी एल्वोलाई के अंदर
हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारी एल्वोलाई के अंदर होता है। और ये किस वजह से होता है? प्रेशर डिफ्यूजन की वजह से, यानी जो गैसें हैं वो हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जाती है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर हम समझते हैं। हमने ये देखा कि जो ट्रैकिया है वो आगे जाके डिवाइड हो गया हमारा ब्रोंकाइज के अंदर, फिर नेक्स्ट डिवाइड हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और फिर उसके आगे सबसे लास्ट में क्या होती है हमारी इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको कि एल्वोलाई बोला जाता है। और इसी एल्वोलाई के अंदर क्या होगा? गैसों का एक्सचेंज होगा, और हमने ये पढ़ा कि प्रेशर डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए ये कुछ इस तरह से ये क्या है? हमारा एल्वोलाई है, और इसके बाहर हमारी ये क्या है? ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल हमारी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, हमारी आर्टरीज भी रहेंगी, और हमारी वेन्स, यानी दोनों ही तरह का ब्लड यहाँ पर एंटर होता है। और इसमें यहाँ पर मान लीजिए ये है ब्लड वेसल, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। अब एल्वोलाई, ये मान लीजिए एल्वोलाई, और ये है ब्लड वेसल। अब एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, प्रेशर वो कैसा है? हाई प्रेशर है। और ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या है? लो प्रेशर है। यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल की तरफ को एंटर कर जाएगा। इसी तरह से एल्वोलाई के अंदर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रेशर लो रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। और ब्लड वेसल में जो CO2 है उसका प्रेशर कैसा रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ? ब्लड वेसल से एल्वोलाई के अंदर एंटर करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल में एंटर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई के अंदर चला जाता है, और फिर ये बाहर, शरीर के बाहर हमारे निकाल दिया जाता है लंग्स के द्वारा। तो इस तरह से प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एल्वोलाई के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है। अब लंग्स के बारे में देख लीजिए और थोड़ा सा। लंग्स की बाहरी परत को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लंग्स की बाहरी परत को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये इसके दो पार्ट्स रहते हैं, पार्शियल एंड विसरल प्लूरा। दो परतों में ये रहता है प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग हमारा रिब केज के अंदर सेफ रहता है, और इंटरकोस्टल मसल्स ये हमारी रहती है लंग्स के बाहर। तो ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम से नीचे जो पार्ट रहता है वो एब्डोमिनल होता है, और ऊपर जो रहता है वो हमारा थोरेक्स वाला पार्ट होता है, यानी जो लंग्स होते हैं हमारे थोरेक्स वाले पार्ट में रहते हैं। तो आगे देखिए, जो लंग्स है हमारे इस तरह से डिवाइड रहते हैं, कुछ लोब्स में डिवाइड रहते हैं, फिशर के द्वारा ये डिवाइड रहता है। ये हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये वाला भी है हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये है ऑब्लिक फिशर। तो इस तरह से ये फिशर के द्वारा डिवाइड रहते हैं। ये हमारा जो राइट लंग है, ये क्या है? राइट लंग। ये है लेफ्ट लंग। तो राइट लंग जो रहता है वो तीन पार्ट में, तीन लोब में डिवाइड रहता है, और लेफ्ट लंग जो है दो पार्ट में डिवाइड रहता है। राइट लंग का जो ये वाला जो पार्ट रहता है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा सुपीरियर लोब। ये वाला है मिडल लोब, और सबसे लास्ट वाला है हमारा इंफीरियर लोब। इसी तरह से जो लेफ्ट लंग है इंफीरियर और सुपीरियर लोब में डिवाइड रहता है। इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ लंग हमारा डिवाइड रहता है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल जो ब्रीथ रेट होता है वो कितना रहता है? 16 से 20 बार होता है पर मिनट। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग कितने करते हैं हम? 16 से 20 बार करते हैं एक मिनट में। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं रेस्पिरेशन कोशेंट क्या होता है? इसको ही रेस्पिरेटरी रेशो भी बोला जाता है, या रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। तो ये रेस्पिरेशन कोशेंट क्या रहता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, और कितनी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है हमारी रेस्पिरेशन के टाइम पर। तो ये रेस्पिरेशन कोशेंट होता है। और इसको मापने का यंत्र होता है स्पाइरोमीटर। यानी कितनी सांस हमारे लंग्स के द्वारा अंदर ली जाती है, कितनी बाहर छोड़ी जाती है, वो सारी चीजें कौन नापता है? हमारा ब्रीदिंग को हम स्पाइरोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इसको मापने के लिए, रेस्पिरेशन को मापने के लिए। और रेस्पिरेशन कोशिएंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो कोशिएंट होता है 1 होता है, फैट का लेस देन 1, एंड प्रोटीन का 0.09 रहता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी कोशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का। फिर आगे कुछ लंग वॉल्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर या नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर जितनी हवा हम अंदर लेते हैं और जितनी बाहर छोड़ते हैं,
उस टोटल अमाउंट को, टोटल मात्रा जो होती है हमारी सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 500 ml जो एयर है वो हमारी एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर हम अंदर लेते और छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल या रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है कि एक हमारी फोर्सफुली जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी जोर से जब फोर्सफुली जितना हमसे हो सकता है हम सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद जो अमाउंट हमारा एयर का फेफड़ों के अंदर बचा होता है वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है या रिजर्व वॉल्यूम होता है। फिर नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये हमारा सप्लीमेंट्री एयर होती है। यानी कि एक बार जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो जितनी हम वायु अंदर लेते हैं और फिर फोर्सफुली जब हम बाहर सांस को छोड़ते हैं, यानी नॉर्मली सांस अंदर ली और जोर से सांस बाहर छोड़ी, तो उसमें जो हम एयर का अमाउंट अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं वो हमारी क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। यानी कि मिनिमम इनहेल हो गया और मैक्सिमम एक्सहेल। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मिनिमम इनहेल होता है, मैक्सिमम एक्सहेल होता है। और इस तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर क्या होगा हमारा? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एयर होती है, यानी एक बार सांस लेने में ज्यादा से ज्यादा जो सांस हम लेते हैं और सामान्य रूप से बाहर छोड़ते हैं, यानी फोर्सफुली हम सांस को लेंगे, लंबा सांस को एक बार हम खींच लेते हैं और फिर इजीली सांस को बाहर छोड़ते हैं, ये हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इनहेल मैक्सिमम है, इनहेल मैक्सिमम और एक्सहेल मिनिमम, यानी लंबी सांस खींचना और इजीली सांस को बाहर छोड़ना, तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंट्री एयर होता है। फिर आगे हम करेंगे लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? ये हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इन सबको मिलाकर हमारा बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। और एक हेल्थी पर्सन के अंदर एस्टिमेट जो है वो 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी रहती है। आगे है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमारी टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया हमारा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी इसको बोल सकते हैं। फिर है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या हो गया? टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम अंदर ले सकते हैं, कितना हो सकता है? 36 ml होता है। फिर आगे है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये हमारी क्या होती है? जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, जो कि अबाउट 2400 ml रहती है। तो ये कुछ लंग कैपेसिटी और वॉल्यूम